हाँ, बातें नहीं। हाँ देखो, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था और कहा था पूरी ऑर्गेनिक 5 रिएक्शन में डिवाइडेड है, और इन पांचों रिएक्शन को पहचानना स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यदि तुमने रिएक्शन को पहचान लिया, समझना तुम्हारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म जानने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमको SN1, SN2, E1, E2 सब आता है, लेकिन रिएक्शन सामने है और हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस है कि एलिमिनेशन है, यही नहीं पता, और इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम फंस जाता है। अब हमको सब्जियां बनाने आता है, सब रसोई के हर चीज़ बनाने आता है, लेकिन नहीं पता कि ये ब्रेकफास्ट का आइटम है कि लंच का कि डिनर का आइटम है, तो उस हिसाब से हम उसको नहीं बना पाते कायदे से। इसलिए हमने पहले ही अलर्ट कर दिया सबको, जरा ध्यान से सुनो। तो देखो, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहचान बताई थी। इसमें ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा, एक एटम आएगा दूसरा जाएगा। अच्छा, सबस्ट्रेट पर जो अटैक कर रहा है, सबस्ट्रेट पर जो रीजन अटैक कर रहा है, यदि वो न्यूक्लियोफाइल हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस हो जाएगा, और सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाला फ्री रेडिकल हुआ तो फ्री रेडिकल सब्स्टेंस हो जाएगा। और यदि सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाला रीजेंट है इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टेंस हो जाएगा। इसमें एक आएगा और दूसरा जाएगा, मतलब रिप्लेसमेंट। अच्छा, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस की पहचान ये होती है कि तुम्हारा सबस्ट्रेट सैचुरेट होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ये sp3 कार्बन होना चाहिए और उस पर लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। दिस इज कार्बन इज sp3। जो कार्बन हम sp3 बोल रहे हैं उसी पर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, नहीं कि लिविंग ग्रुप यहाँ हो, इससे मतलब नहीं। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा है वो कार्बन sp3 होना चाहिए, और सामने न्यूक्लियोफाइल बैठा होना चाहिए। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो जिस मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन दिख गया, लिविंग ग्रुप दिख गया, न्यूक्लियोफाइल दिख गया, टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर दिख गया, समझ लेना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अच्छा, फ्री रेडिकल की पहचान हमने ये कही थी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा होमोलाइटिक कंडीशन में होगा। होमोलाइटिक, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल होना चाहिए। यदि किसी रिएक्शन में सनलाइट, हीट हमको दिख रही है, समझना होमोलाइटिक कंडीशन है, वहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टेंस होगा। और इसके लिए क्या क्या चाहिए क्या? सबस्ट्रेट शुड बी सैचुरेट होना चाहिए। अब जैसे हमने इसका क्लोरीनेशन किया सनलाइट में, तो दिस कार्बन इज सैचुरेटेड, इस सैचुरेट कार्बन पर क्लोरीन आके बैठ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल के लिए सैचुरेट हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, होमोलाइटिक कंडीशन होनी चाहिए, और जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस के लिए हेटेरोलाइटिक कंडीशन रहेगी। कंडीशन हेटेरोलाइटिक रहेगी, लो टेम्परेचर रहेगा, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन रहेगा, उस पर लिविंग ग्रुप होना चाहिए और सामने न्यूक्लियोफाइल बैठा होना चाहिए। यह है पहचान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस की, और यह पहचान है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। बड़ा ध्यान से सुनो, जहां पकड़ में आ गया तो रास्ता एकदम क्लियर है आगे चल के, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, पूरा सेशन पढ़ डालेंगे, लास्ट में आके प्रॉब्लम, प्रोडक्ट बन नहीं रहा है। क्या बात है? रिएक्शन जान ही नहीं रहे क्या है सामने। ये पहचान गए, तुम्हारा 50% काम हो गया। और जो ऑर्निक पढ़ा है पहले से भी, उसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, वो यही बात को अपने सुधार ले, बस इतना सुधार ले, क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। जिसको SN1, SN2, E1, E2 पता है, मैकेनिज्म सब जानता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक है कि फ्री रेडिकल सब्स्टेंस है। तो न्यूक्लियोफिलिक के लिए लिविंग ग्रुप बहुत जरूरी है। लिविंग ग्रुप की पहचान क्या बताया था? वीकर द बेस, गुड लिविंग ग्रुप। जो सबसे वीक बेस होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो जाने को तैयार है और न्यूक्लियोफाइल आने के इंतजार में है। ठीक है, sp3 कार्बन है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कंडीशन हेटेरोलाइटिक है, तो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस। और यदि
कंडीशन होमोलाइटिक है, हेल्पर हीट लाइट, तो उस केस में सैचुरेट कार्बन पर हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बैठ जाएगा। अच्छा, तीसरा बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें अटैकिंग स्पीसीज जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो अटैक करेगा ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, और वह एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, किसी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग या उसके डेरिवेटिव पर जाके ये अटैक कर देगा और हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक की पहचान, अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल और सबस्ट्रेट शुड बी एरोमेटिक, बेंजीन एंड डेरिवेटिव, ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो जाएगा यहाँ से, जो यहाँ से जाएगा वो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है, तो जाने वाला भी बिना इलेक्ट्रॉन के जाएगा। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक की बात हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा? जवाब, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट, लॉस, एलिमिनेट कर गया, मतलब क्या हो गया? लॉस। जिस मॉलिक्यूल से किसी दो एटम या ग्रुप का लॉस एलिमिनेट कर गया, हम उसे कहेंगे, नोट करो, एलिमिनेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टू एटम आर ग्रुप। एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टू एटम आर ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। Elimination reaction involve removal of two atom R group from substrate molecule. Two atom R group from substrate molecule. मॉलिक्यूल से दो एटम या दो ग्रुप का लॉस। अब ये दो एटम या दो ग्रुप का लॉस हमको एक ही कार्बन से करना है, सेम कार्बन से या अलग अलग कार्बन से? तो जवाब सेम कार्बन से भी हो सकता है, अलग अलग कार्बन से भी हो सकता है। सेम कार्बन से हुआ, दो ग्रुप एक ही कार्बन से निकल गए, तो उसको कहेंगे 1-1 एलिमिनेशन या बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। और जब दो ग्रुप का लॉस एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है, एक यहां से लॉस हो गया, एडजेसेंट कार्बन से 2 सिग्मा टूट गया, 1 पाई आ गया। जब दो ग्रुप का लॉस एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन से, तो इसको कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। और यदि दो ग्रुप का लॉस पहले, दूसरे, तीसरे, अल्फा, बीटा, गामा, यदि गामा पोजीशन से लॉस हो रहा है, एक यहां से लॉस हुआ और दूसरा एक यहां से लॉस हुआ, इसको कहेंगे 1-3 एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। कहने का मतलब दो ग्रुप का लॉस सेम कार्बन से भी हो सकता है, एडजेसेंट कार्बन से भी हो सकता है, गामा पोजीशन से भी हो सकता है। तो हम कहेंगे 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, या अल्फा एलिमिनेशन, या बीटा एलिमिनेशन, या गामा, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन होता है बीटा। तुम्हारे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं ज्यादातर बीटा के दिए हैं। तो हमने क्या लिखा है? 2 एटम आर ग्रुप लॉस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। लिख लो, सेंटेंस पूरा करा देना। द 2 एटम आर ग्रुप लॉस फ्रॉम adjacent carbon. 2 atom R group loss from adjacent carbon is called 1-2 R beta elimination। या तो 1-2 बोलो या तो बीटा एलिमिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा होता है। जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें बीटा के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा है, उसके बाद अल्फा के एग्जाम्पल कम है और गामा एकदम रेयर है। क्यों रेयर है? इसलिए रेयर है कि यदि मान लो हमने एक एटम का लॉस अल्फा से किया, दूसरा हमने गामा से लॉस किया, और जहां दो एटम यहां से लॉस हो जाएंगे मान लो, तो पता ये रिंग बन जाएगी, 3 एटम की रिंग बन जाएगी साइकिल। और 3 एटम की रिंग स्टेबल होती नहीं, क्योंकि तनाव में जी रहा है, 60 का एंगल है, और तनाव वाले मॉलिक्यूल स्टेबल होते नहीं, तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। एनसीईआरटी दिखाया इसको, लेकिन अनस्टेबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। मेजर जो होता है वो बीटा। इसमें क्या होगा? दो ग्रुप का लॉस एडजेसेंट कार्बन से होगा, 2 सिग्मा टूटेगा, 1 पाई, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अनसैचुरेट। अनसैचुरेट या तो एल्कीन बन जाएगा या तो एल्काइन बन जाएगा। अब जैसे मान लो हमने दो ग्रुप का लॉस किया, 2 सिग्मा टूटा, फिर पाई, फिर दो ग्रुप का लॉस हो गया, फिर लॉस हुआ, फिर 2 सिग्मा टूटा, 1 पाई, मतलब यहाँ एल्कीन भी आ सकता है और
तो मतलब इसका प्रोडक्ट मे बी एल्कीन, मे बी, नोट करो, एंड द प्रोडक्ट विल बी अनसैचुरेटेड, एंड द प्रोडक्ट विल बी अनसैचुरेटेड. प्रोडक्ट विल बी अनसैचुरेटेड. एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनाइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनाइल, नाइट्राइल. नोट किया? एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन, कार्बोनाइल और नाइट्राइल, कोई भी हो सकता है. अब देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल देके बताएं. एग्जांपल देखो, CH3 CH2 Cl. हाँ, एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस की कंडीशन हमने कही थी कि उसमें न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए. यहाँ पर भी sp3 कार्बन चाहिए, लिविंग ग्रुप चाहिए. बस अंतर ये है, यहाँ बेस चाहिए, वहाँ न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पर यहाँ बेस की जरूरत पड़ती है. और यहाँ टेम्परेचर लो रखा था, यहाँ टेम्परेचर हाई चाहिए. नोट करो, फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ बेस at high temperature. Elimination reaction occur at high temperature in presence of base. High temperature in presence of base. अब देखो सामने, ये एथाइल क्लोराइड है, हमने इसमें एक्वस क्यूएस डाल दिया, एक्वस, और टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर. सेम एल्किल हैलाइड है, हमने एक्वस क्यूएस डाला बिना हीट किए रूम टेम्परेचर पर, और फिर हमने उसी एल्किल हैलाइड में अल्कोहलिक क्यूएस डाल दिया और हीट कर दिया. अब ध्यान देना, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ टेम्परेचर लो है. ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ न्यूक्लियर सब्सटेंस होगा. यहाँ का क्यूएच बेस है और यहाँ का क्यूएच न्यूक्लियोफाइल है. यहाँ OH क्या करेगा, sp3 कार्बन पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को भगा देगा और एक ग्रुप आएगा दूसरा, अब बन जाएगा अल्कोहल. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्कोहल. अब देखो इस केस में क्या होगा, ये बेस, ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा प्रोटॉन. ये बेस क्या करेगा, बीटा प्रोटॉन पर अटैक करेगा और बीटा प्रोटॉन बाहर निकालेगा, सिग्मा बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप गया और 2 सिग्मा टूटेगा एक और बन जाएगा एल्कीन. अब ध्यान देखो, एक ही सबस्ट्रेट से, एक ही रीजन से 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द एलिमिनेशन. ये हो रहा है लो टेम्परेचर, ये होता है हाई टेम्परेचर. ये होता है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, ये होता है बेस के प्रेजेंस में. कंडीशन बदल गई, प्रोडक्ट बदल गया. नोट कर लो इसको. न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है और बेस अपना इलेक्ट्रॉन एसिडिक हाइड्रोजन को देता है. न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क है, दोनों का स्वभाव अलग है. न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा, उस कार्बन को जहां लिविंग ग्रुप बैठा है. जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप होगा उसको आके दे देगा और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्ट बन गया. लेकिन बेस अपना इलेक्ट्रॉन एसिडिक हाइड्रोजन को देता है और एसिडिक हाइड्रोजन है बीटा प्रोटॉन. बीटा कार्बन से लगा बीटा प्रोटॉन एसिडिक है, बेस ने वहां से H+ निकाला, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर गया और जैसे सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट किया कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई. 4 मेंटेन करने के लिए कार्बन ने इस लिविंग ग्रुप को फ्री कर दिया और लिविंग ग्रुप चला गया. लिविंग ग्रुप बैठा ही जाने के लिए, लिविंग मतलब छुट्टी, जाने वाला है. और जहां 2 सिग्मा टूटा 1 पाई, अब बन गया एल्कीन. ये है लो टेम्परेचर, ये है हाई टेम्परेचर. अब मन में आएगा ऐसा क्यों, हाई टेम्परेचर यहाँ क्यों है? जरा ध्यान से देखो, इसमें 2 सिग्मा टूटा 1 पाई बना, 2 सिग्मा टूटा और 1 पाई बना.
और याद करो हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। और जब भी बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 सिग्मा टूट रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इन 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी। और पाई बॉन्ड चूंकि कमजोर बॉन्ड बन रहा है तो कमजोर बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज कम होगी। एनर्जी रिलीज कम, एब्जॉर्ब ज्यादा। नेट इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एब्जॉर्ब या रिलीज, तो बताइए इंडो की एक्सो? हाँ, दिस इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। और इक्विलिब्रियम बोलता है, एलसीपी बोलता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल होता है हाई टेम्परेचर पर, और एक्सोथर्मिक फिजिबल होता है ना, एलसीपी, ली चतेलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो चूंकि इंडो है इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, और ये ऊपर वाला एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो चाहिए। बोलो, समझ में आया? तो एलिमिनेशन मतलब लॉस, 2 ग्रुप का लॉस एडजेसेंट कार्बन से, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाफ मैन एलिमिनेशन, ये सब बीटा ही तो है। हर केस में यही होगा, बस हीट करते जाएंगे, एल्कीन अल्काइन बनता जाएगा। तीसरा, एडिशन। एडिशन, एडिशन मतलब ऐड, 2 मिलके 1 हो गए। जिस रिएक्शंस में 2 मिलके 1 हो जाएं उसे कहेंगे एडिशन। दैट इज 2 सबस्टेंस कंबाइन टू गेट सिंगल प्रोडक्ट। जहां 2 मिलके 1 हो जाए हम कहेंगे एडिशन। आखिर ये होगा कब, किस मॉलिक्यूल में होगा? हम मॉलिक्यूल को देख के पहचान लें कि यहाँ एडिशन होने वाला है, यहाँ एडिशन होगा। जवाब, एडिशन की पहचान मॉलिक्यूल शुड बी अनसैचुरेट, वहाँ पाई बॉन्ड होना जरूरी है। अब चाहे वो एल्कीन हो जाए, चाहे वो एल्काइन हो जाए, चाहे वो कार्बोनाइल हो जाए, चाहे वो एल्डिहाइड हो जाए, चाहे वो कीटोन हो जाए या साइनाइड हो जाए, बताओ सब में तो पाई है, पाई 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 पाई। जहां जहां पाई है, अनसैचुरेशन है, वहां एडिशन होगा। 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 हो जाएंगे। फिर कहोगे ऐसा क्यों, पाई में ही क्यों होगा? जवाब देखो, पाई में क्यों। अब देखो एडिशन भी 3 तरह का होता है, डिपेंड करता है इस पर अटैक कौन किया। यदि अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने कर दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, यदि अटैक न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, और यदि अटैक फ्री रेडिकल ने कर दिया तो फ्रीडिकल हो जाएगा। जो पहला वार करेगा मॉलिक्यूल पर उसी के अनुसार रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा। नोट करो, एडिशन रिएक्शन आर 3 टाइप। एडिशन रिएक्शन आर 3 टाइप। नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। in which attacking species electrophile. Addition is 3 type. Number 1, electrophilic addition, in which attacking species electrophile. In which attacking species electrophile. एग्जाम्पल भी देख लो पहले, फिर साथ से लिखते जाना। सामने देखो, इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। समझो ये अल्कीन है, हमने इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। अब इलेक्ट्रोफाइल भी बहुत सारे हैं, H+ डाल दो, एसिड है, कोई इलेक्ट्रोफाइल हमने डाल दिया, ये H+ इलेक्ट्रॉन पाने के लिए डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई लूज होता है, फ्री होता है, मोबाइल होता है। पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड, फ्री, मोबाइल। ये इलेक्ट्रॉन किसी को अवेलेबल हो सकता है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, मोबाइल।
अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर ये H प्लस जाके अटैक करेगा, तब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए पाई इधर शिफ्ट कर देगा, पाई घूम के इधर चलेगा, और जैसे पाई घूम के इधर आएगा यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक कर देगा। पहले पाई इधर की ओर शिफ्ट किया, इसके बीच में ये देखो ऐसे बना, सबसे पहले H प्लस ने अटैक किया, कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए पाई इधर की ओर शिफ्ट कर दिया, और जैसे शिफ्ट किया नुकसान इस कार्बन का हुआ, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस कर देगा, और होगा क्या, एक पाई टूटेगा और 2 सिग्मा बन जाएगा। एक पाई टूट गया और 2 सिग्मा बन गया, दोनों मिलके एक हो गए। जैसे एल्कीन पर HCl का एडिशन, HBr का एडिशन, वाटर का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, मार्कोनी का एडिशन, नाम सुना मार्कोनी का, सब क्या है, यही सब तो है। HCl, HBr, HI, वाटर, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, सारे पोलर मॉलिक्यूल जोड़ते जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सबसे पहले H प्लस का अटैक हुआ, पाई इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक और इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस कर दिया, एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बन गया, 2 मिलके एक हो गए, एडिशन रिएक्शन। जैसे एल्कीन है ना, इस पर हमने HCl का एडिशन कराया तो ये HCl डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ गया, CH2 एक पर H और एक पर Cl, बता एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बना कि नहीं, एडिशन हो गया। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बना, पाई टूटा, सिग्मा बना, पाई कमजोर है, तोड़ने में एनर्जी कम खर्चा होगी। सामने देखो, पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्चा कम होगी, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, बनने में एनर्जी रिलीज ज्यादा, एब्जॉर्ब कम, रिलीज ज्यादा। नेट एब्जॉर्ब या रिलीज, हाँ, जब एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक हुआ, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है लो टेम्परेचर पर, मतलब एडिशन रिएक्शन होगा लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर। अब देखो एल्कीन पर पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, बाद में न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हुआ है, लेकिन पहला वार किसने किया, तो नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो पहले अटैक करेगा उसके अनुसार नाम दे दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जो कि मेन कैरेक्टर है एल्कीन अल्काइन का। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एल्कीन अल्काइन। Electrophilic addition is the main character of alkene alkyne. एल्कीन अल्काइन का मेन कैरेक्टर है, मेन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मान लो किसी रिएक्शन में तुमने एल्कीन अल्काइन देख लिया, समझना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन कब, सामने इलेक्ट्रोफाइल है तो। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है सब हम पहचाना सिखा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या, बेस क्या, सब पहचानना सिखा देंगे। अच्छा तुम रीजन को पहचानते रहोगे, सबस्ट्रेट को जानते रहोगे तो टाइप पकड़ लोगे, जहां तुमने टाइप पकड़ लिया आधा काम तुम्हारा हो गया, बाकी तुम मैकेनिज्म सीख करके उसमें अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट बनता जाएगा फटाफट। अच्छा देखो, जब तुम्हारा पाई बॉन्ड पोलर है, दिस इज पोलर, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के पाई को अपनी तरफ, तो यहां पर आएगा नेगेटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जाके पहले अटैक करेगा, और जो सबसे पहले अटैक करेगा उसके अनुसार इस रिएक्शन का नाम पड़ जाएगा। क्योंकि इस पर पहला वार किसने कर दिया, अब यहां हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए 4। तब कार्बन अपनी वैलेंसी 4 मेंटेन करने के लिए पाई को फ्री करेगा, सिग्मा नहीं पाई, क्योंकि पाई लूज है, फ्री है, मोबाइल है, कमजोर है, टूट जाएगा, और टूट के जाएगा उधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव
ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक कर दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। यदि इसके बगल में कोई लिविंग ग्रुप बैठा है, मान लो ऐसा लिविंग ग्रुप भागने वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज रिटर्न होगा, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा। और मान लो लिविंग ग्रुप नहीं है, तब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये मीडियम से H+ आयन उठा लेगा। मीडियम में वाटर है, कोई एसिड है, उसमें से H+ आयन उठा लेगा, H+ आयन उठा लेगा और ये H+ जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। और जहां H+ आयन जुड़ गया तो एक पाई टूट गया और 2 सिग्मा बन गया, मतलब एडिशन हो गया। चूंकि अटैक न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया तो उसका नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि मेन कैरेक्टर है पोलर पाई बॉन्ड का। जिस मॉलिक्यूल में पोलर पाई दिख जाए, पोलर पाई एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, समझना वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। और पाई बॉन्ड नॉन पोलर है, एल्कीन, एल्काइन, समझना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो हमने लिखवाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन द मेन कैरेक्टर ऑफ alkene alkyne and nucleophilic addition is the main character of polar pi bond. लिख लो, nucleophilic addition is the main character of nucleophilic addition reaction is the main character of polar pi bond. Example, aldehyde, ketone, nitrile. Nucleophilic addition is the main character of polar pi bond. Example, aldehyde, ketone, nitrile, मतलब cyanide. बोलो, बात समझ में आई? तो पाई बॉन्ड पोलर है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। और यदि मान लो यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लगा, हमने कहा ना कोई लिविंग ग्रुप लगा, लिविंग ग्रुप है ना वीकर द बेस, समझो यहां क्लोरीन लगा है, क्लोरीन। और जहां तुमने क्लोरीन लगाया तो समझो ये एसिड का डेरिवेटिव हो गया, एसिड का क्लोराइड। तुमने यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप लगाया, ईस्टर हो गया। तुमने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाया तो एमाइड हो गया, CONH2 एसिड अमाइड, COCl एसिड हैलाइड, COOR एस्टर। मतलब यह जहां तुमने लिविंग ग्रुप लगाया, मतलब ये एसिड का डेरिवेटिव हो गया। और जहां डेरिवेटिव बना लोगे तुम, उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, पाई ऑक्सीजन पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपना चार्ज खत्म करने के लिए, अपनी मुसीबत को हल निकालने के लिए चार्ज रिटर्न करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ऐसे केस में कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। मतलब न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन दो तरह का हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एसाइल मतलब एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एसाइल। यदि किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई लिविंग ग्रुप बैठा, लिविंग ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी, अमाइनो ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, OR, समझना न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होगा। और यदि लिविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, एल्काइल है, तो उस केस में एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बोलो, बात समझ में आया? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कंडीशन है पाई बॉन्ड पोलर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का। अब चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे नाइट्राइल हो। और इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, एक पाई टूट रहा है और 2 सिग्मा बन रहा है। और चूंकि पाई बॉन्ड कमजोर तोड़ने में एनर्जी खर्चा कम, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, बनने से एनर्जी रिलीज ज्यादा, प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। और ये सारे रिएक्शन होंगे लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर। बोलो, समझ में आया? एडिशन रिएक्शन की पहचान, पाई बॉन्ड जरूरी है, अनसैचुरेशन जरूरी है। अच्छा, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन एलिमिनेशन का ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा। एलिमिनेशन में क्या था, 2 सिग्मा टूटता था, 1 पाई बनता था। इसमें 1 पाई टूटता है, 2 सिग्मा बनता है। तो मतलब एडिशन एलिमिनेशन का जस्ट उल्टा है। तो कंडीशन भी तो उल्टी हुई। एलिमिनेशन होता है हाई टेम्परेचर पर, तो एडिशन हो रहा है वो
इंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। वो हो रहा है बेस के प्रेजेंस में और ये हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। कंडीशन बदल रही है, प्रोडक्ट बदल जा रहा है। इसलिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगा, ये तो बात की बात है। पहले रिएक्शन को पहचानने की कला सीख लो, जो कि सबसे मेन काम होता है। ये हमने क्या बोला, रिएक्शन को पहचानना स्टूडेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। यदि वो चैलेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया, बना लिया, तो आधा काम समझो उसका हो गया। और जिसने मैकेनिज्म पहले से पढ़ा हुआ है, SN1 SN2 E1 E2 जिसको सब पता है, वो इसको पकड़ ले, उसके क्वेश्चन अभी से लगना शुरू हो जाएंगे। रिएक्शन को पहचानना सीख ले कि ये रिएक्शन क्या है, कोई प्रॉब्लम मेरे सामने है, वो किस टाइप का प्रॉब्लम है। जहां तुमने टाइप पकड़ लिया, उसके बाद जो SN1 SN2 पढ़े हो लगाते जाओ, प्रोडक्ट सामने आ जाएगा अपने आप। तो ये सब प्रैक्टिस से भी आता है। हमने तो अभी रास्ता दिखाया, अब उस पर चलना, क्वेश्चन लगाना, जितना हम अप्लाई करते जाएंगे हमारा आंसर निकलता जाएगा अपने आप। हाँ, 3 टाइप कवर कर लिया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। हाँ, बाकी 2 छोटे छोटे हैं, नोट कर लो। रीअरेंजमेंट, देखो रीअरेंजमेंट, वो जल्दी हो जाएगा फट से। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि मॉलिक्यूल से कोई एटम या ग्रुप एक कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पर जाके बैठ जाएगा। जब किसी एटम या ग्रुप का पोजीशन बदल जाएगी, एक कार्बन से हटके दूसरे बगल वाले कार्बन में चला जाएगा। मतलब किसी जन को हमने यहां से उठाया, उधर बिठाया, उधर वाले को उठा के इधर कर दिया, हम बोले क्लास में क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब मान लो हमने किसी बच्चे का एडमिशन बाहर क्लास निकाल दिया और किसी नए का एडमिशन ले लिया, तो सबशन हो गया। और हमने किसी 2 बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया, 2 बच्चों का लॉस हो गया, एलिमिनेशन हो गया। हम 2 बच्चों को एक ही बेंच से निकाल दिए, अल्फा, अगल बगल से निकाल दिए बीटा, पहले और तीसरे से निकाल दिए गामा, जाकि ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है, बीटा की। बात समझ में आई कि नहीं। और हमने किसी 2 नए बच्चों का एडमिशन ले लिया, तो एडिशन हो जाएगा। और यदि हमने लेफ्ट को उठा के राइट कर दिया, राइट को उठा के लेफ्ट कर दिया, तो रीअरेंजमेंट हो गया। तो रीअरेंजमेंट देखो, रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व shifting of group from one carbon, shifting of group or atom from one carbon to adjacent carbon atom. फ्रॉम 1 कार्बन टू एडजेसेंट कार्बन एटम, एक एटम से दूसरे एटम पर। इसके एग्जाम्पल करीब 10% है, कम है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है सब्शन, एलिमिनेशन, एडिशन के, वो एग्जाम्पल ज्यादा है। एडिशन के एग्जाम्पल कम है। एक एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट, नाम है पिनिकॉल, पिनेकॉल, पिनेकोलोन, रीअरेंजमेंट। ये है पिनेकॉल। इसमें डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट डालेंगे, तो क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप बॉन्ड के साथ माइग्रेट करके यहां चला जाएगा। कैसे जाएगा, मैकेनिज्म आगे बताया जाएगा। अभी मान लो कि ग्रुप का माइग्रेशन होगा एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ओन में, पिनेकोलोन में। पहले ऑल था, अल्कोहल था, अब ओन में। कैसे हुआ, मैकेनिज्म आगे बताया जाएगा। बहुत सारे और भी, पिनिकॉल है, फ्राइस रीअरेंजमेंट है, बैकमैन रीअरेंजमेंट है। ग्रुप एक कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पर। हाँ, 5वां है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाकी नेक्स्ट पे देख लेंगे। समय हो गया।
रिएक्शन पे लिख लेंगे, जल्दीबाजी करके तो पूरा मैटर नहीं मिल पाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में ऑर्गेनिक कॉपी लेके आना सब लोग। आईयूपीएसी प्रैक्टिस चलेगा और ऑर्गेनिक को भी साथ साथ कवर करेंगे। कॉपी तो तीनों लाया करो।